ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम 2025 क्वेश्चन नंबर 11 से 20, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम लोगों ने पार्ट 1 में कर रखा है। तो इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है कि इन स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग द एरिया ऑफ नॉन रिजेक्शन। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉन रिजेक्शन होती क्या है, रिजेक्शन होती क्या है। तो अगर हम ग्राफ के माध्यम से इसको देखें, ये आपका गाइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन रिजेक्शन एरिया, और क्रिटिकल के बाद जो एरिया है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एच नॉट के तौर पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एच नॉट, मतलब ये हमारा रिजेक्शन एरिया है। तो भाई रिजेक्ट करते हैं किस चीज को, रिजेक्ट कब, एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये वाला भी पार्ट आपका क्या है, रिजेक्शन का है। रिजेक्शन किस चीज का, तो भाई एच नॉट का। ठीक है, और गाइस हमें पता है कि भाई टोटल 1 होता है। तो अगर 1 में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। और वही चीज तो गाइस हमें क्वेश्चन में बोला गया नॉन रिजेक्शन। नॉन रिजेक्शन का मतलब कि एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट कब होगा, जब हम लोग इसको 1 माइनस रिजेक्शन एरिया कर देंगे। रिजेक्शन एरिया मतलब रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द एच नॉट। एच नॉट का मतलब नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गाइस सी, ये आपको पता है नॉन रिजेक्शन आपका ये वाला एरिया हो गया नॉन रिजेक्शन। तो नॉन रिजेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं ना टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है 1। तो 1 माइनस दिस रिजेक्शन एरिया। और ये जो रिजेक्शन है ना भाई, किस चीज का रिजेक्शन, तो ये एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस का। तो जब हम लोग 1 माइनस रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन मिल जाएगा। ये वाला हमें एरिया मिल जाएगा। और सिंपल आपका गाइस ऑप्शन नंबर ये में गिवन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, वाई द अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, बी सी एंड डी। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है कि इफ बीटा हैट is a consistent estimator of a population parameter beta, error and delta are very small quantities, then। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें कि लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे गिवन है ना कि भाई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का मतलब है कि व्हेन वी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ n, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड बीटा हैट माइनस बीटा लेस देन सम एप्सिलॉन मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, दैट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके गाइस, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी तो गाइस बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये 0 आ रहा है यहाँ पे, बट मैंने क्या बोला कि भाई ये 1 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1 आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी गाइस डेल्टा आ रहा है, मतलब कुछ बहुत ही छोटा सा नंबर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका बी और सी तो ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन या फिर ऑप्शन डी। तो गाइज अगर सैंपल साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो दोनों का डिफरेंस एस्टिमेटर का, ये मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फार्मूला। और गाइज डेल्टा बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो 1 माइनस डेल्टा इज
क्लोज टू 1. ओके, सिमिलरली गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 प्लस डेल्टा, मतलब यहाँ पे गाइस कुछ नंबर ऐड हो रहा है, मतलब ये 1 से ज्यादा हो रहा है, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है. तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके गाइस, फॉर्मूला आपको पता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का. तो मैंने जस्ट अभी आपको ये बताया कि अगर n को टेंस करते इंफिनिटी की तरफ तो ये 1 आना चाहिए. ठीक है, बट बी एंड सी में गाइज ये तो जीरो और डेल्टा है, मतलब यहाँ पे बहुत छोटा सा नंबर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा बी और सी. तो बचा ऑप्शन मेरा ए और डी. पर डी ऑप्शन में क्या है कि 1 प्लस समथिंग, समथिंग मतलब वो 1 से ज्यादा हो रहा है, और ये क्या है कि 1 माइनस समथिंग मतलब क्लोज टू 1, और ये क्या है कि भाई 1 से ज्यादा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको गिवन है कि consistent estimator is defined as one that the sample size increases approaches the true population parameter. ठीक है, so for a very small quantity epsilon the probability that the estimator beta differs from the true parameter beta by less than epsilon becomes arbitrarily close to 1 as the sample size increasing. वही सेम चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना है. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला गाइस पता है देन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज डिफाइन एज, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू. सिमिलरली सी एंड डी आपको गिवन है. ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये हमारा होता है पावर, दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तो गाइस ये कब होगा, जब हम लोग रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को, ये वाकई में एच नॉट जब ट्रू होगा. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. डन, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. बट गाइस अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं, ये वाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग, मतलब हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट, मतलब जब ये फॉल्स है तो हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो गाइस आप देख सकते हो कि जब ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तो हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये वाला नॉट ट्रू, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये वाला एरिया. ठीक है, टाइप 2. ठीक है, तो अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, टोटल में से 1 माइनस टोटल कर देंगे ये वाला एरिया, तो हमें ये मिल जाएगा, ग्रीन एरिया मिल जाएगा. और ग्रीन एरिया ही क्या हमारा, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पावर को रिप्रेजेंट करता है. तो सेम चीज गाइस यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग, नॉट रिजेक्ट मतलब फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. गाइस यहाँ पे फॉल्स होगा, नॉट ट्रू. दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया बन जाएगा. ठीक है, फेल टू रिजेक्ट व्हेन एच ए इज फॉल्स, एच ए इज फॉल्स. तो आपका ये रेड वाला एरिया बन गया. तो टोटल में से जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा. ठीक है, ये वाला एरिया मिल जाएगा. तो गाइस पहले मैं एक बार लिख देता हूँ कि पावर ऑफ टेस्ट होती क्या है. तो आप इस चीज़ों को लिखो मेरे साथ कि पावर ऑफ टेस्ट इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. ठीक है, मतलब कि जब एच नॉट गलत है, नल हाइपोथेसिस गलत है, हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो एरिया हमें क्या बन जाता है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तो सेम चीज जब एच नॉट फॉल्स है
तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो ग्रीन एरिया है ना, ये हमें क्या बताता है कि भाई ये पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो ये वाला एरिया हमें क्या बताता है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल। डन। तो टोटल क्या होता है, 1 होता है ना प्रोबेबिलिटी में। तो 1 माइनस ये रेड वाला एरिया अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला ग्रीन एरिया मिल जाएगा। तो रेड वाला एरिया क्या है, रेड वाला एरिया है हमारा कि probability of not rejecting the null hypothesis, not rejecting मतलब fail to reject the null hypothesis when it is false, when it is false। तो 1 माइनस दिस रेड एरिया इक्वल टू द ग्रीन एरिया, और वही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा बताता है कि ये हमारा पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होती है। आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ गाइस याद रखना, अगर ये ग्राफ आपको पता है यू कैन सॉल्व इजिली। ओके गाइस, सेम चीज लिखा हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स के तौर पे, तो इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है कि इफ y इक्वल टू L पे पावर अल्फा K पे पावर बीटा इज अ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शंस विद टू फैक्टर labor and capital, then the presence of constant return to x scale exhibit by the production functions can be tested using only t statistics, only f statistics, both t and f statistics या फिर chi-square statistics। ठीक है, डन। तो गाइज यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है, तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ कि y इक्वल टू एल पे पावर अल्फा k पे पावर बीटा। ओके, और y हमारा क्या है, आउटपुट है, l क्या है, लेबर है, k हमारा कैपिटल है, और अल्फा और बीटा गाइज हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। ठीक है, आपको पता है। ओके फाइन, और उसके साथ साथ आपको गिवन है कि ये जो है ना प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल है। गाइस हमें पता है ना कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू एल पे पावर अल्फा और k पे पावर बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 रहा तो ये हमारा बन जाता है CRS। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हमें बन जाता है IRS, और अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 होता है तो ये हमें बन जाता है DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल। ये चीज़ पता है सबको, फाइन। अब हम लोग गाइस टेस्ट करेंगे टू टेस्ट फॉर द कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल मतलब ये वाला, इसे हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम गाइस पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इसे टेस्ट करेंगे गाइस तो कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम लोग यूज करेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टी स्टेटिस्टिक्स, एफ स्टेटिस्टिक्स, या दोनों, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो गाइस अगर हम जब भी बात करते हैं कि टी स्टेटिस्टिक्स का, तो टी स्टेटिस्टिक्स बेसिकली यूज होता है इंडिविजुअल कोफिशिएंट के लिए, लाइक अल्फा बीटा। ठीक है, तो टू टेस्ट द अल्फा एंड बीटा वी कैन यूज द टी स्टेटिस्टिक्स। अगर हमें एक साथ कोई रिस्ट्रिक्शन को चेक करना है, ठीक है, एक साथ मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये हमारा क्या CRS है। तो अगर इसको हम लोग एक साथ चेक करेंगे तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं एफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, वी कैन यूज द एफ स्टेटिस्टिक्स। तो गाइस हम लोग दोनों टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, TB और FB, सॉरी हाँ, TB और FB, तो बोथ, क्योंकि टी गाइस हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट करते हैं, लाइक अल्फा, लाइक बीटा। ठीक है, सिमिलरली एफ स्टेटिस्टिक्स एट अ कंपोजिट लेवल पे हम लोग बात करते हैं, लाइक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग इस पे गाइस फार्मूला यूज करेंगे तो हम एफ स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे। ठीक है, मतलब
एक ज्वाइन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वहाँ पे एफ स्टेटिस्टिक यूज करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे टी स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग दोनों स्टेटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। बट गाइस काई स्क्वायर जो है ना, दिस इज नॉट फॉर दिस टेस्ट। वाई, मैं आपको यहाँ पे रीजन भी दिया हूँ, रीजन यहाँ पे नहीं है। ओके तो गाइज ये बेसिकली यूज होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है। सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो ये आपका रॉन्ग। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ। बोथ हम लोग यूज करेंगे टी स्टेटिस्टिक्स एज वेल एज एफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। और गाइज ये आपका कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है, आपको पता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है कि इन द कंटेक्स्ट वेयर सैंपल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y bar lies closer to the observed yi, then its least square predictor yi hat is what? Goodness of fit is negative, goodness of fit equal to 1, 0 या फिर between 0 and 1। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई आर स्क्वायर होती क्या है। आर स्क्वायर बेसिकली मेजर्स करती है गाइस अबाउट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन गाइस, it is a statistical measures कि how well the regression line approximate the actual data, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट के बारे में आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है आर स्क्वायर, कि अगर हम 1% इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज करते हैं तो कितना परसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कैप्चर कर पाता है, ठीक है, दैट इज योर आर स्क्वायर। और उसका गाइस जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस टी। और ये आपका बन जाता है 1 माइनस समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई आई माइनस वाई बार। इसको गैस मैं एक बार लिखता हूँ कि ये आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। ओके गाइस, एक कॉन्सेप्ट और कि अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं गाइस, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब है कि ऑल द वेरिएशन इन वाई वैल्यूज इज अकाउंटेड फॉर द एक्स वैल्यूज। तो आप देख सकते हो कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ये परफेक्टली है गाइस कि अगर 1% चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको 100% कैप्चर कर पा रहा है। अगर 0.83 है तो इसका मतलब है कि अगर 1% आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज करते हैं तो ओनली 83% ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज हो पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये हमारा गुडनेस ऑफ फिट भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर घटेगा आर स्क्वायर तो फिर हमारा गुडनेस ऑफ फिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर जीरो हो जाए तो आप देख सकते हो कि भाई जीरो में तो वो अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल गाइस वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, लाइक दैट, ठीक है। ओके ओके गाइस, बट अगर मैं क्वेश्चन पे मूव करूं गाइस तो क्वेश्चन पे आप देख सकते हो आपको गिवन है कि where the sample mean of a dependent variable lies closer to the observed then its least square predictor, ठीक है। तो ये जो y बार है ना ये बहुत ही क्लोज है किसके, वाई आई के, बट ये जो y बार है ना ये बहुत ही दूर है किससे, वाई आई हैट से, वाई आई हैट से। तो अगर मैं फॉर्मूला पे जाऊं तो अभी मैंने जस्ट बताया ना कि भाई जो इसका वाई हैट है, वाई बार है वो काफ़ी दूर है वाई आई हैट से। तो वाई आई इज अ वेरी फार फ्रॉम द वाई आई हैट, ठीक है, वाई आई हैट। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं ये वाला बात करूँगा इस एस एस टी मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वाई बार बहुत ही दूर है, ठीक है, वाई आई हैट से। अच्छा वेट गाइस जस्ट अ सेकेंड,
डिपेंडेंट वेरिएबल वाई बार लाइज क्लोजर टू द ऑब्जर्व वैल्यू वाई आई। अच्छा, मतलब कि जो वाई आई है ना, ये बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है मीन के। तो वाई आई बहुत ही क्लोज है मीन के, बट जो वाई आई है, ठीक है, जो मीन है इसका, ये काफ़ी दूर है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज के काफ़ी दूर है। ठीक है, गिवन है ना कि देन इट्स द लीस्ट स्क्वायर प्रिडिक्टर। ओके फाइन। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला टर्म्स आपका बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका इंक्रीज हो रहा है और ये वाला टर्म आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं गाइस, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो वन माइनस समथिंग जो कि पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली कि भाई वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो आर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, आर स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव। गाइस अब मैं यहाँ पे नोट्स भी आपको, अच्छा, द करेक्ट आंसर इज गुडनेस ऑफ फिट इज नेगेटिव। गाइस मैं एक बार इसको और बताऊंगा क्योंकि पूरी क्लियर गाइस आपको होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, ये फॉर्मूला आपको पता है, वन माइनस समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई ए हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई आई माइनस वाई बार। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो सैंपल मीन है ना, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइज क्लोजर टू द ऑब्जर्व वाई आई, तो ये हमारा डिपेंडेंट है, वाई बार इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि बहुत ही क्लोजर है वाई आई हैट के। बट जो उसकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है ना, वो दूर है। मतलब वाई आई अगर यहाँ पे है तो वाई आई हैट यहाँ पे है, वाई आई हैट, ठीक है, वाई आई हैट। तो अगर मैं फॉर्मूला पे घस जाऊँ तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप क्लियरली गाइस देख पा रहे होगे कि भाई ये दूर है, तो ये न्यूमरेटर टर्म इंक्रीज होगा ना, न्यूमरेटर टर्म इंक्रीज होगा तो वन माइनस जो चीज इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा गाइस, वन माइनस, और एक से बड़ा है वो चीज, तो ऑब्वियसली है कि वो चीज तो नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि भाई ये बहुत ही कम फिट है, काफी खराब फिट है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गाइस न्यूमरेटर वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हायर द कैश रिजर्व रेशियो, स्मॉलर द मनी मल्टीप्लायर, हायर द कैश रिजर्व रेशियो, लार्जर द मनी मल्टीप्लायर। गाइस आपको पता है मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, 1/CRR। ठीक है, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली है कि भाई मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा। गाइस ये तो फॉर्मूला पे बेस्ड है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सिंपल वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हायर द कैश रिजर्व रेशियो, स्मॉलर द मनी मल्टीप्लायर, सिंपल, ये फार्मूला पे बेस्ड है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होगा, 1/CRR। तो अगर CRR इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, सिंपल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच हो रही है। ओके, सेम चीज लिखा हुआ है, वाई द अदर ऑप्शन आर नॉट इनकरेक्ट, आर इनकरेक्ट। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन अफेक्ट द गवर्नमेंट एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब ट्रेजरी, थ्रू द टैक्स पेमेंट ओनली, डिविडेंड पेमेंट ओनली, डिविडेंड इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली। ठीक है, तो गाइस जो पब्लिक सेक्टर्स enterprises are government owned enterprises that contribute to the government revenue in multiple ways guys, like कि टैक्स पेमेंट हो गया, लाइक डिविडेंड पेमेंट्स हो गया, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जो कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी को इफेक्ट करती है। तो अगर हम टैक्स पेमेंट की बात करें गाइस, जैसे
कॉरपोरेट कंपनी हो गया, जैसे टैक्स पेमेंट करती है गवर्नमेंट को, तो वैसे पीएसयूज भी है, गवर्नमेंट को टैक्स देगी। अगर डिविडेंड की बात करें गाइस, तो गवर्नमेंट होल्ड द इंटरप्राइजेस इन पीएसयू, सो इट रिसीव डिविडेंड व्हेन द डिक्लेयर द प्रॉफिट। तो अगर कोई भी पीएसयूज कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगा तो भाई उसकी डिविडेंड वैल्यूज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो इट रिसीव द डिविडेंड व्हेन इट डिक्लेयर द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर गाइस, टैक्स पेमेंट हो गया, डिविडेंड पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को। ठीक है, अगर पीएसयूज को कम टैक्स देना होगा तो गवर्नमेंट का जो खजाना है गाइस वो ज़्यादा होगा। अगर टैक्स ज़्यादा देना होगा पीएसयूज को तो फिर ट्रेजरी कम होगा। सिमिलरली अगर डिविडेंड गाइस, अगर प्रॉफिट अच्छा रहा तो डिविडेंड ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली है कि भाई उसकी जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट एक्सचेकर है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफेक्ट तो हो रहा है ना, तो टैक्स से भी इफेक्ट होगा, डिविडेंड से भी इफेक्ट होगा, और इंटरेस्ट पेमेंट से भी इफेक्ट होगा। तो ये तीनों से गाइस इफेक्ट होगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट एज वेल एज द टैक्स पेमेंट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्स पेमेंट पे अ वेरियस टैक्सेस इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल। ठीक है, अब इसको एक बार रीड कर लेना गाइस, वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, इसको भी एक बार रीड कर लेना है। ओके, मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18। According to the Iselm model, if the central bank increase the money supply, then the rate of interest will dash and the money will, guys ये बहुत ही easy है, आपको पता है ना आईएसएलएम कर्व, ये आपका आईएस कर्व हो गया, ये आपका एलएम कर्व हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि सेंट्रल बैंक गाइस इंक्रीज द मनी सप्लाई, और आपको पता है कि आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट को और एलएम कर्व रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट्स को। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एलएम कर्व शिफ्ट होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और ये हमारा बन गया इंटरेस्ट रेट, और ये हमारा बन गया आउटपुट। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ा तो हमारा एलएम कर्व शिफ्ट हुआ, और एलएम कर्व जब शिफ्ट होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया और इनकम क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल एंड इनकम विल राइज, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कुछ है ही नहीं गाइस, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, ओके, तो सेम चीज़ गाइस मैं यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको दिया हूँ, एक बार इसको रीड कर लेना है। ठीक है, वाई दी अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 अगर मूव करें, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। रोजी बायस अ 50 years old house from her family in this year। तो इस ईयर, लेट्स से दिस इज 2025, तो इन्होंने क्या किया कि 2025 में एक घर खरीदा, और ये जो घर है ना ये 50 years ओल्ड है, 50 years ओल्ड हाउस है। दिस इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 है कि दिस ईयर कैथी बिल्ड्स अ न्यू हाउस फॉर हरसेल्फ। तो कोई दूसरा इंडिविजुअल है, इसी साल 2025 में इन्होंने न्यू घर बनाया, न्यू घर अपने लिए। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना इकोनॉमी में इन दिस कंटेक्स्ट इज व्हाट, 2 हाउस 1 हाउस, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। गाइस जब ये खरीदा 2025 में ओल्ड हाउस को, तो ये ओल्ड हाउस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा बैक इन 50 years ओल्ड। ठीक है, तो ये तो गाइस नहीं होगा ना इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ऑनरशिप का जब भी ट्रांसफर होगा गाइस तो वो हमारा नॉट काउंटेड एज ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉट काउंटेड एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब वहां पे न्यू ऑनरशिप क्रिएट होती है। ठीक है, न्यू एसेट्स क्रिएट होती है। तो न्यू एसेट्स गाइस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, जब घर बन रहा है तो मशीनरी इक्विपमेंट लग रहा है बहुत सारा। तो ओनली 1 हाउस, जो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है ना इस इकोनॉमी में, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 हाउस को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो बाइंग एन ओल्ड हाउस इज नॉट काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट गाइस, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टॉक्स अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, so build a new house
कंसीडर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट्स एड टू दिस इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक्स। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली ये वाला हाउस में होगा, तो ओनली वन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सेम चीज गाइज यहाँ पे लिखा हुआ एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स के तौर पे, इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल इसको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंपल आपको पूछा गया कॉस्ट फंक्शन, तो आप डायरेक्ट गाइज टिक कर सकते हो कि अच्छा कॉस्ट फंक्शन तो हम पढ़े हैं कि कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू सी इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के। ठीक है, बट ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये भी आप कॉस्ट फंक्शंस पढ़े होगे, बट ये भी गलत है और ये भी गलत है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो डी है। इस पे सोचना कि कॉस्ट फंक्शन ये क्यों आया, किस तरह से आया। ठीक है, वैसे भी गाइज मैं कल इस क्वेश्चंस को बताऊंगा, बट एक बार खुद से आप ट्राई करना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ओके, ओके गाइज, थैंक यू। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशंस मिलती है न्यू न्यू वीडियोस को अपलोड करने के लिए। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।